हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं सुनील यांगड़ आप सबका हमारी नई वीडियो में फिजिक्स गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। तो भाई क्लास 11th के लिए जो बड़े मैसेज आ रहे थे कि सर सिलेबस जल्दी से कराएं, तो अब आपके लिए एक गुड न्यूज है कि जो क्लास 11th का सिलेबस होगा वो वन शॉट सीरीज में आएगा। ठीक है, मतलब हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें जो आप क्लास 11th के जो चैप्टर होंगे वो वन शॉट के अंदर आएंगे। ठीक है, मतलब एक ही वीडियो में आपका पूरा चैप्टर खत्म होगा, उसी में आपके न्यूमेरिकल होंगे, उसी में आपके क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का फर्स्ट चैप्टर जो कि है फिजिकल वर्ल्ड। इसके अंदर जो है हम बेसिक ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब हम फिजिक्स के बारे में यहाँ पे कुछ जानते हैं कि फिजिक्स क्या है, कैसे बनी थी, मतलब किस वर्ड से ये आई थी, क्या क्या फोर्सेस होती हैं, क्या क्या लॉज हैं, ये सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई साइंस क्या होती है। साइंस, तो साइंस की अगर बात करें तो ये कैसा है भाई, ये लैटिन वर्ब है। ठीक है, साइंस क्या है, लैटिन वर्ब है। किस वर्ड से है, ये कैसी है, साइंटिया। साइंटिया, देखिए साइंटिया का मतलब क्या है, हमें क्या पढ़ना है, साइंस, बट ये किस वर्ड से आया है, साइंटिया से आया, जो कि है लैटिन वर्ब। तो ये साइंटिया क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मीनिंग टू नो। मीनिंग टू नो, टू नो मीनिंग है इसका। ठीक है, देखिए ये क्या है भाई, कुछ जानना। ठीक है, किसी बारे में, किसी चीज के बारे में कुछ जानना। ठीक है, उसका पता लगाना, खोज करना उस बारे में। ठीक है, तो साइंटिया है भाई, मीनिंग टू नो। नेक्स्ट इसमें अगर हम संस्कृत में बात करें, देखिए बेसिक है ये चैप्टर, तो पूरा इसको निचोड़ के पीने वाले हम, बिल्कुल छोटी छोटी बातें इसमें अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखना है इस वीडियो को। तो देखिए संस्कृत में क्या बोला जाता है, इसको विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, कई बुक में विज्ञान लिखा हुआ है तो वो विज्ञान से विज्ञान बना देते हैं, नहीं, ये संस्कृत में है भाई क्या, विज्ञान। ठीक है, इस विज्ञान का मतलब क्या होता है, इस विज्ञान का मतलब होता है भाई नॉलेज। क्या मतलब होता है, नॉलेज मतलब होता है। ठीक है, ज्ञान। ठीक है, संस्कृत के अंदर जो साइंस है वो किस वर्ड से बनी है, विज्ञान वर्ड से बनी है, और उसका मतलब क्या होता है, नॉलेज होता है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ लिए कि ये कैसे बनी है। अगर हम देखें कि साइंस क्या है, साइंस क्या है, साइंस का एक साइंटिफिक या सिस्टमेटिक मेथड्स आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसमें हम बहुत सारे लॉज अप्लाई करते हैं, कुछ बातें ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मतलब चीजें हम मानते हैं। ठीक है, लेट कंसीडर करते रहते हैं पूरी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इस तरह से। ठीक है, तो साइंस क्या है, साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। जो हमारे नेचर में या नेचर द्वारा जो फिनोमिना होते हैं, जिनको हम नेचुरल फिनोमिना बोलते हैं, उनकी साइंटिफिक या सिस्टमेटिक स्टडी, उनको ऑब्जर्व करना, उसे बोला जाता है साइंस। तो साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमिना। साइंस इज एक्सप्लोरिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड प्रेडिक्टिंग फ्रॉम व्हाट वी सी अराउंड अस। जो साइंस है वो क्या करती है, वो क्या करती है, चीजों को एक्सप्लोर करती है, उनको हम फिर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, कुछ चीजें प्रिडिक्ट करते हैं। ये किन पे हम करते हैं, जो हमारे आसपास चीजें हैं। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, एयर है, ये कोई कंडीशंस हो रही है, कोई चीजें ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है। ठीक है, तो उन चीजों की हम स्टडी करते हैं। तो साइंस क्या करती है, उनको एक्सप्लोर करती है, उनके बारे में कुछ चीजें ऑब्जर्व करती है, साथ में कोई चीजें जो है प्रिडिक्ट करती है। ठीक है, तो साइंस पढ़ लिया। साइंस क्या है, एक सिस्टमेटिक अटेम्प्ट है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिजिक्स। क्या पढ़ना भाई, फिजिक्स पढ़ना है, क्योंकि साइंस के 3 पार्ट है आपके पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स क्या है, इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। कहां से आया ये, साइंस आया है लैटिन वर्ड से। साइंस कहां से आया है, लैटिन वर्ड से, लेकिन फिजिक्स कौन से वर्ड से बना हुआ, ग्रीक वर्ड से। कौन से वर्ड से, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब क्या है भाई, नेचर। जिसका मतलब क्या है, नेचर। फिजिक्स क्या है, फिजिक्स आया हमारा ग्रीक वर्ड से, जो कि साइंस की एक ब्रांच है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचर होता है। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, टू स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। या फिर आप ये बोल सकते हो कि फिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास के साथ डील करते हैं, उसे बोला जाता है फिजिक्स। संस्कृत में इसे बोला जाता है भौतिकी। नेक्स्ट है फिजिक्स इन ग्रुप्स।
फिजिक्स जो है ग्रुप्स के हिसाब से बटा हुआ है। आपके पास दो ग्रुप्स हैं, एक है मैक्रोस्कोपिक ग्रुप, एक है माइक्रोस्कोपिक ग्रुप। मैक्रो जो है नाम से पता लगता है, मैक्रो होता है लार्ज बड़ा, माइक्रो जो है वो है मिनी छोटे से। तो मैक्रोस्कोपिक ग्रुप क्या है भाई? तो मैक्रोस्कोपिक ग्रुप है जिसमें क्या होता है, डील्स विद मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स, मतलब ऐसी चीजों के साथ हम डील करते हैं जो कैसी होती है, साइज में मैक्रो होती है। मैक्रो मतलब लार्ज होती है। जैसे कि हम स्टडी करेंगे कार की, बाइक की, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, इन सब चीजों की जो है ये सारे डोमेन्स कैसे हैं, बहुत बड़े साइज के हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लिखे भी हुए हैं। और इनका साइज कैसा होता है भाई? फाइनाइट साइज होता है। कैसा साइज होता है इनका? फाइनाइट साइज होता है। और ये कौन कौन है? जैसे कि कार है आपके पास, बाइक है, प्लैनेट्स हैं, और भी काफी चीजें जो मैक्रोस्कोपिक ग्रुप्स में आती हैं। और मैक्रोस्कोपिक ग्रुप में जो फिजिक्स पढ़ते हैं हम उसे बोला जाता है क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। वी स्टडी मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स इन क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के फर्दर आगे डिवीजन है, वो भी हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्रुप की। माइक्रोस्कोपिक ग्रुप क्या होता है? इसमें क्या होगा, छोटी चीजों के साथ डील करेंगे, ठीक है। डील्स विद माइक्रोस्कोपिक डोमेन, जैसे कि न्यूक्लियाई हो गया आपके पास, इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और इससे भी जो भी छोटी चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ते हैं? वो पढ़ते हैं हम माइक्रोस्कोपिक ग्रुप के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक ग्रुप की जो स्टडी करती है फिजिक्स, वो कौन सी होती है आपकी? क्वांटम फिजिक्स होती है। कौन सी फिजिक्स होती है भाई? क्वांटम फिजिक्स होती है। और क्वांटम फिजिक्स का दूसरा नाम क्या होता है? मॉडर्न फिजिक्स। अब चलते हैं वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स को, फिर पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स को। मॉडर्न मतलब क्वांटम फिजिक्स को। तो देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो है 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपके पास मैकेनिक्स, सेकंड आपके पास इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और थर्ड आपके पास ऑप्टिक्स, और फोर्थ है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए सबसे पहले बात करें भाई मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेगा? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये मोशन कैसा है, ठीक है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। ये सब चीजें हम किसके अंदर पढ़ेंगे? ये मैकेनिक्स के अंदर पढ़ेंगे। इसमें मोशन जो है वो किसी का भी हो सकता है, जैसे कार का, बाइक का, प्लेनेट का, ठीक है, अर्थ का सन के अराउंड में सब किस तरह से मूव कर रहे हैं, वो सारा किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? मैकेनिक्स के अंदर पढ़ने वाला है, ठीक है। सभी सारी चीजें जैसे कि इसमें हम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सब चीजें इसके अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये किस चीज का पार्ट है आपका? कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो इसको? 11th क्लास के अंदर पढ़ते हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो इसको? 11th क्लास में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात करें इलेक्ट्रोडायनेमिक की। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है 2 पार्ट से बना हुआ है। देखिए इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक। डायनेमिक मतलब वेरिएबल, ये क्या भाई? वेरिएबल है, ठीक है। और ये है इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज। तो जब चार्ज वेरिएबल होगा मतलब मूव करेगा, वो किस तरह से मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, वो पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर। इसके अंदर जैसे कि हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर हम पढ़ेंगे करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट, ईएम वेव्स, ये सब चीजें हम किस में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। और इसके बाद जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है वो कौन सी क्लास में हमें ये पढ़ना है? वो क्लास 12th के अंदर आपको ये पढ़ना होता है। सारे का सारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जो है वो क्लास 12th के अंदर आप पढ़ोगे। ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स क्या है? जिसमें क्या होता है? डील्स करते हैं। किसके साथ डील करेंगे? लाइट के साथ डील करेंगे, ठीक है। इसमें हम ऑप्टिक्स 2 तरह से पढ़ेंगे। एक होगी आपके पास रे ऑप्टिक्स, और एक होगी आपके पास वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में फर्दर इंस्ट्रूमेंट भी आपको पढ़ने हैं। इंस्ट्रूमेंट, इसमें हम किसके साथ डील करते हैं? कंप्लीट लाइट के साथ डील करते हैं। किसके साथ डील करते हैं भाई? लाइट के साथ डील करते हैं। किसके अंदर? ऑप्टिक्स के अंदर। 2 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स में एंड वेव ऑप्टिक्स में। जब सिंगल लाइट होती है रे की फॉर्म में तो वो रे ऑप्टिक्स होगी। जब ग्रुप ऑफ
रेस आएगा और उनके लोकस जब हम मिला देंगे तो वो बनेगा आपका वेव ऑप्टिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करें तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हीट के बारे में पढ़ने वाले हैं, टेम्परेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। हीट इंजन आपके पास आएगा इसके अंदर, हीट पंप आपके पास आएगा इसके अंदर, मतलब किस तरह से जो है इंजन काम करेगा और किस तरह से एसी, रेफ्रिजरेटर ये सब जो है वो काम करने वाले हैं। तो ये थे क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट जिसमें हमने 4 पढ़े, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। फिर है इसके बाद क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स का दूसरा नाम क्या है भाई, मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न फिजिक्स में हम क्या चीजें पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि जो छोटी मतलब माइक्रोस्कोपिक ग्रुप के साथ डील करेगी उसे बोला जाता है क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। तो वो कैसे, तो इसमें हम पढ़ेंगे भाई ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। और फिर पढ़ेंगे इसके अंदर सेमीकंडक्टर हम पढ़ने वाले हैं और इसके साथ साथ एटम, न्यूक्लियाई, ये सब चीजें जो है हम इसमें पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर मतलब जो चिप्स बनती हैं, ठीक है, छोटी छोटी चिप्स होती हैं, वो आईसी चिप्स बोलते हैं उनको, जैसे कि इंटीग्रेटेड चिप्स बोला जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सब हम पढ़ने वाले हैं किसमें, सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एटम्स की स्टडी करने वाले हैं, न्यूक्लियाई, फोटॉन्स, ये सब चीजें किसमें करेंगे, क्वांटम फिजिक्स में करेंगे। और ये किसका पार्ट है भाई, क्लास 12th का, और थर्मोडायनेमिक्स जो था वो क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए बेसिक ऑफ फिजिक्स के अंदर, तो ये सब चीजें आपको बतानी जरूरी है। नेक्स्ट चलते हैं स्कोप ऑफ फिजिक्स। जो फिजिक्स का स्कोप है भाई वो बहुत बड़ा है। कैसे है, क्योंकि फिजिक्स जो है ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करता है जो लार्ज इन साइज होते हैं, वेरी वेरी लार्ज होते हैं, ठीक है। या फिर अब ये बोल सकते हो जो बिल्कुल स्मॉल होते हैं, जैसे हमने अभी बोला फिजिक्स हैज ए ह्यूज स्कोप, इट कवर्स वेरी लार्ज रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब ये क्या करता है, बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को कवर करते हैं जिनके मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे बहुत लंबी लेंथ के साथ बात कर लेते हैं, ज्यादा टाइम के साथ बात कर लेते हैं, मास के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर मतलब एक साल में कितना डिस्टेंस कवर होता है, वो सब चीजें क्या है, बड़ी यूनिट है, बड़े मैग्नीट्यूड्स हैं, वो सब पढ़ेंगे हम फिजिक्स के अंदर, ठीक है। स्मॉल रेंज के साथ भी ये काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई, प्रोटॉन, फोटोन, इन सब की स्टडी किसमें होती है, फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स का स्कोप जो है बहुत बड़ा है, क्योंकि ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट के साथ जो है डील करती है। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कुछ रिमार्केबल इंपैक्ट्स जो है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, ठीक है। और साथ में ही पढ़ेंगे इसके साथ जितनी भी आगे हमारे पास मतलब फिजिक्स का रिलेशन होगा अदर सोसाइटीज के साथ, और जो भी हमारे पास फोर्सेस हैं, कंजर्वेशन लॉस हैं, वो सारे पढ़ते हैं। तो अब पढ़ते हैं भी रिलेशन अमंग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। किस तरह से जो है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी आपस में रिलेशन रखते हैं, मतलब वो आपस में कैसे जुड़े होते हैं, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या होता है। फिजिक्स हमने पढ़ ली है कि ब्रांच ऑफ साइंस होता है जो नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना के साथ डील करता है। अब टेक्नोलॉजी की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी क्या है, आपको नॉलेज है, उस नॉलेज को अप्लाई करना, ठीक है, उस नॉलेज को अप्लाई करना, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, ठीक है, टू इन्वेंट थिंग्स। आपने क्या किया, जो नॉलेज है उसको अप्लाई किया, उससे एक नई थिंग्स बनाई, मतलब नई चीजें बनाई, या फिर जो चीजें सॉल्व नहीं हो रही थी वो सॉल्व की, वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, टेक्नोलॉजी। अब इनका आपस में किस तरह से रिलेशन है इसको समझते हैं। देखिए इसको किसी एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स किससे डील करेगा, एक तरह से बिल्कुल हीट से डील करता है। किससे डील करता है ये, हीट से। तो इसमें हम पढ़ते हैं हीट इंजन। क्या पढ़ते हैं, हीट इंजन। हीट इंजन क्या है, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स में चलते हैं इंजन, ठीक है। मतलब अब आप क्या करते हो, जैसे पेट्रोल डलवाते हो, डीजल डलवाते हो, तो किक मारते हो या सेल्फ स्टार्ट करते हो उसको, तो वो इंजन स्टार्ट हो जाता है, हमारे काम हो जाते हैं, ठीक है। कार है, बाइक है या कुछ और चीजें, वो क्या होती हैं, चलने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, सब हीट इंजन के काम है, ठीक है। तो ये किससे बने हैं, फिजिक्स से बने। और इससे क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी है, मतलब इंजन जो नॉलेज थी फिजिक्स उसको फिर अप्लाई किया, इंजन बनाया, वो टेक्नोलॉजी हो गई, और उसके बाद हम यूज कर रहे हैं, वो सोसाइटी के साथ रिलेशन हो गया।
और दूसरी चीज, जैसे कि हम स्टीम इंजन की अगर बात करें, स्टीम इंजन जो है अभी इंडस्ट्रीज के जो डेवलप हुए थी, वो इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री को डेवलप करने में जो मेन फोकस था वो किसका था, मतलब मेन हाथ किसका था, वो स्टीम इंजन का था। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा हीट इंजन, स्टीम इंजन क्या करता है, हम उससे क्या करते हैं, पानी को गर्म करते रहते हैं, पानी गर्म कर होता है, उससे भाप बनती है, भाप से क्या होता है, फिर इंजन होता है। ठीक है, उस इंजन से टरबाइन्स कनेक्ट होती हैं, वो टरबाइन घूमती हैं और उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो बहुत सारे जो है इंडस्ट्रीज के काम वो स्टीम इंजन से होते थे। नेक्स्ट है बेसिक लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ने जो है भाई हमारी लाइफ को बिल्कुल चेंज करके रख दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो ऐसी ब्रांच है जिससे बहुत चीजें जो है आसान हो गई है। जैसे हम बात करें डिस्कवरी ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा चलता है आजकल। आपको अगर हेडफोन भी यूज करने तो आप क्या सोचते हो कि कौन पिन लगाएगा, सीधा क्या करते हैं, ब्लूटूथ हेडफोन्स लेते हैं, एयरबड्स लेते हैं जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, मोबाइल चलते हैं हमारे, लाइव एग्जांपल आप देख सकते हो जिसको आप यूज करते हो, इंटरनेट चलता है। ठीक है, तो वो सब क्या है, वायरलेस, और ये किसके अंदर आते हैं भाई, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करें डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अफेक्टेड सोसाइटी बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली। अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है हम उसे यूज करते हैं, वो पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से जो है हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। पॉजिटिवली की अगर बात करें तो ये क्या होगा भी, एज ए एनर्जी सब्स्टिट्यूएंट होगा। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिवली बात करें तो आजकल क्या हो रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं। ठीक है, मतलब एटम बॉम्ब्स बन रहे हैं, हर एक देश के पास लगभग क्या है, एटम बॉम्ब्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये नेगेटिवली इफेक्ट है, और पॉजिटिवली भी है, एज एनर्जी हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ या बहुत ऐसे फिजिसिस्ट की जो हमारे लिए पढ़ना उनके बारे में बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि आपके एग्जाम में आएंगे, लेकिन फिर भी आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम, 1879 टू 1955 इनका जो है बर्थ एंड डेथ डे जो है वहां पे लिखा है। ठीक है, तो इनको डेट को याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पता होना चाहिए कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या किया था भाई, इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ लाइट मतलब क्वांटा, या फिर आप बोल सकते हो फोटोन। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को पढ़ने में सबसे ज्यादा हाथ जो था इनका था अल्बर्ट आइंस्टाइन का। और भी इन्होंने बताया, ब्राउनिंग मूवमेंट थ्योरी इन्होंने दी, जिससे क्या हुआ, एविडेंस मिला किसका, एटॉमिक पिक्चर ऑफ मैटर का। फिर बात करते हैं एनर्जी मास रिलेशन, वो किसने दिया भाई, वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सत्येंद्र नाथ बोस की। ये क्या थे, इंडियन फिजिसिस्ट थे ये। ठीक है, तो ये क्या थे, इन्होंने काम किया था किस पे, वर्क ऑन क्वांटम मैकेनिक्स, और इन्होंने क्या किया था भाई, न्यू डेरिवेशन दी थी किसकी, प्लैंक्स लॉ की। ठीक है, हम फर्दर आगे हमारे सिलेबस में पढ़ेंगे, ये बेसिक चैप्टर है। बात करें नेक्स्ट सर सीवी रमन भी क्या थे, वो भी इंडिया से थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जाती है तो जो डिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो क्या होती है, अभी स्कैटर हो जाती है, मतलब उनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है। तो वो जो था वो था रमन स्कैटरिंग। क्या था वो, रमन स्कैटरिंग, या फिर उसको बोलते हैं, और है ये, इसको क्या बोलते हैं भाई, रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स में जो 4 फोर्सेस हम पढ़ेंगे मेनली क्लास 11th के अंदर, क्लास 12th के अंदर। तो वो 4 फोर्सेस कौन कौन सी है, पहली आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और तीसरी आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और चौथी आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहले बात कर लेते हैं वन बाय वन कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर बात करें तो ये होता है अभी फॉर्मूला आपके पास, कैपिटल G m1 m2 बाय r स्क्वायर, m1 m2 बाय r स्क्वायर होता है आपके पास। ठीक है, मतलब यहां पे क्या होता है कि ये एक मास है m1, ये दूसरा मास है m2।
तो इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि एप्पल का सीधा नीचे गिरना धरती पे पेड़ से, तो वो क्या है, वो अर्थ और जो एप्पल था उसके बीच में अट्रैक्शन थी, ठीक है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में वो सब क्या है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। रेंज क्या है भी ग्रेविटेशनल फोर्स की, वो इनफाइनाइट है और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है इनकी 1 है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब इसमें पढ़ने वाले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और साथ में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी पढ़ेंगे भाई, मैग्नेटिक फोर्स। जब चार्ज स्टेशनरी होगा तो उस पर फोर्स जो लगेगी वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जब मूविंग होगा या फिर मैग्नेट के पोल्स के बीच में होगा तो वो होगी आपकी मैग्नेटिक फोर्स। सब चीजें जो है हम धीरे धीरे अपने सिलेबस में पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इसकी बात करते हैं कि इसकी रेंज कितनी है। इसकी रेंज होती है, ज्यादा लंबी नहीं होती है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ जो होती है वो 10⁻36 होती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस की अगर बात करते हैं, ये किस किस के बीच में होगा, यहाँ पे क्या होगा भाई, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में थी, ये किस किस के बीच में थी, ये चार्ज पार्टिकल के बीच में लगती है ये फोर्स, चार्ज पार्टिकल के बीच में। अब बात करें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किस किस के बीच में होती है, न्यूक्लियॉन्स और हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में लगती है, ठीक है। रेंज जो है आपको लिखी हुई है, इनकी रेंज वेरी शॉर्ट होती है, 10⁻⁻15 मीटर होती है। वीक न्यूक्लियर फोर्स की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो इनके बीच में होती है, इनकी रेंज होती है और छोटी होती है, और ये 10⁻16 मीटर होती है, ठीक है। रिलेटिव स्ट्रेंथ सबकी लिखी हुई है, तो इन्हें देखिए। अब करते हैं, कुछ लॉस होते हैं, लॉस नहीं लॉ होते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वो पढ़ते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, एनर्जी, मोमेंटम, ये सब पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं वेरियस कंजर्वेशन लॉ। जो कंजर्वेशन लॉ होंगे ये हम अपनी 11th और 12th में पढ़ते जाएंगे, इनका यूज बार बार होगा। तो ये कितने हैं, ये 4 हैं। फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखिए इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी फर्स्ट वाला पढ़ते हैं। ये क्या कहते हैं, ये लोग ये कहता है अकॉर्डिंग टू इट टोटल mass plus energy of the universe is conserved if an substance loses an amount of delta m of its mass and equivalent amount of delta E of energy is produced। इसने बोला कि जो मास है और एनर्जी है वो कैसे रहते हैं, कंजर्व्ड रहते हैं, एक तरह से कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। कैसे, मान लो एक सब्सटेंस है अपना डेल्टा एम मतलब बहुत छोटा सा पोर्शन मास का वो लॉस कर दिया, तो उतने ही डेल्टा ई एनर्जी जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। इस रिलेशन से डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर से, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी, मतलब इसमें ये नहीं कह सकते आप कि मास आपका जो होगा, मान लो जो मास लॉस हुआ है सब्सटेंस का वो मास कम हुआ और एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, या मास ज्यादा लॉस हुआ था एनर्जी कम प्रोड्यूस हुई, ऐसा नहीं होगा। वो क्या होगा, जितना मास लॉस होगा उसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है उतनी एनर्जी जो है आपकी प्रोड्यूस होगी। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्लस एनर्जी। अब इसके बात करते हैं सेकंड की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए इसने सबसे पहले एक बात बोली है, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जो एनर्जी होती है भाई वो दो पार्ट्स में होती है, किस तरह से, टोटल एनर्जी का दूसरा नाम क्या होता है, टोटल एनर्जी का दूसरा नाम होता है भाई मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किस किस का सम होती है, ये होती है आपका काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का। किस किस का भाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इसने बोला टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, चाहे आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाए, पोटेंशियल कितनी हो जाए। मतलब वो मान लो टोटल एनर्जी आपकी 10 जूल है, तो काइनेटिक क्या होगा 7, दूसरी 3, वो अगर पहले वाली 3 है तो दूसरी वाली 7,
5 है या 6 है, वो इस तरह से, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी। फिर है एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। एनर्जी जो होगी वो एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, उसे स्पेशली ऐसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है, बना नहीं सकते या खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा क्या होगी भाई, टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। नेक्स्ट बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है, मोमेंटम क्या था, मोमेंटम था, हम आगे पढ़ेंगे, मोमेंटम होता है पीछे शो, और ये मास इनटू वेलोसिटी का जो होता है प्रोडक्ट होता है। तो ये दो तरह से होते हैं, एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम मतलब एक लाइन में, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम किसी एंगल पे घूम रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या चीज है, या लीनियर मोमेंटम में ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे काम करता है। देखिए, एक फैन है आपके पास, फैन नहीं, एक गाड़ी चल रही है, सिंपली वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे, मैंने बाहर से क्या किया, कोई ब्रेक नहीं लगाई उसके ऊपर, तो क्या होगा, द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन अनचेंज्ड। उसकी मोमेंटम में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स लगेगी तो क्या है, चेंज आ सकता है। मतलब अगर गाड़ी चल रही है और उसमें आपने ब्रेक प्रेस किया, ठीक है, दबा दी, तो क्या होगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स लगी, एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही लगेगी तो वो जो होगा लीनियर मोमेंटम उस टाइम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एब्सेंस है किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की, तो लीनियर मोमेंटम जो होता है, कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड या फिर रिमेन अनचेंज्ड। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, जैसे फैन चल रहा है, ठीक है। अब फैन के किसी एक पंख पे मैं एक बॉल चिपका देता हूं, तो वो सिर्फ उस बॉल को मानिए कि वो बॉल घूम रही है। तो जैसे वो बॉल घूम रही है, अगर उस बॉल पे कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, टॉर्क क्या होता है भाई, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है कि जहां पे कपल ऑफ फोर्सेस आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, कपल ऑफ फोर्सेस आ जाते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। तो एक्सटर्नल टॉर्क अगर 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होती है, रिमेन कांस्टेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज क्या होता है भी, या फिर चार्ज क्या होता है, चार्ज को सिर्फ क्या कर सकते हो आप एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि आप क्या करते हो, एक ग्लास रोड लेते हो, इस तरह से एक ग्लास रोड ली और इस ग्लास रोड को किसी एक फाइबर से रगड़ दिया हमने, जिसे, ठीक है, रेशम का कपड़ा जिसे बोलते हैं हम, ठीक है, फाइबर से रगड़ा जिसे क्या बोलते हैं, रेशम का कपड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, तभी चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं इन दोनों के बीच में। मतलब यहाँ पे एक पे क्या हो जाएगा, जैसे ग्लास रोड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जैसे कि यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इस तरह से कुछ, ठीक है, या नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा, जितना इधर नेगेटिव होगा उतना उधर पॉजिटिव होगा, या उधर जितना पॉजिटिव होगा उधर उतना नेगेटिव होगा। तो चार्ज जो होता है वो कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यहाँ पे हमने क्या किया, क्रिएट थोड़ा किया, ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी में इक्वल अमाउंट में, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव चला गया। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, ठीक है। तो ये था आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और साथ ही हमारा वन शॉट ऑफ चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड जो है वो फिनिश हो गया। ये चैप्टर सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, तो जितना भी इस चैप्टर के अंदर हमने जरूरी था आपके लिए वो सारा करवा दिया है। तो ज्यादा से ज्यादा जो है भी अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को शेयर करना है। होप सो वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हमारे नए वन शॉट के साथ, तब तक के लिए इस वन शॉट सीरीज के पहले चैप्टर को जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।